नमस्कार, माय नेम इज राहुल। वेलकम टू करंट अफेयर्स एनालिसिस सीरीज ऑफ न्यू डायरेक्शन क्लासेस 2.0। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डेमोग्राफिक क्राइसिस इन यूरोप। देखिए, यूरोप आजकल बहुत सारे क्राइसिस को फेस कर रहा है और जिनकी बाकायदा मैं लिस्ट आपके सामने लेके आया हूँ, तो इनको हम बारी बारी से हल्का फुल्का डिस्कस करेंगे। लेकिन डेमोग्राफिक जो क्राइसिस है उसको मैं प्रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इस पर बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश नहीं हुए हैं और ना ही इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया है। जो कि ग्राउंड पर हम देखते हैं तो ये वास्तविक प्रॉब्लम है यूरोप की, जो लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसमें हम थोड़ा सा डेमोग्राफिक क्राइसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर मैं वेरियस क्राइसिस की बात करता हूँ यूरोप में, तो राइट विंग मूवमेंट, आजकल यूरोप में राइट विंग मूवमेंट लगातार जोर पकड़ती जा रही है। राइट विंग पॉलिटिकल लीडर्स, उनका वोट शेयर लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर आपने नाम सुना होगा विक्टर ऑर्बन और जी मेलोनी। विक्टर ऑर्बन हंगरी के करंट पीएम है, जो फार राइट विंग से बिलोंग करते हैं। और फार राइट विंग को हम एक प्रकार से एग्रेसिव नेशनलिज्म भी इसको हम बोल सकते हैं। और जी मेलोनी इटली की करंट पीएम है। ये दोनों लोग एथनिक डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। एथनिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? जैसे भारत में क्या है, अलग अलग कास्ट क्रीड, अलग अलग तरीके के लोग हैं, रंग के आधार पर अलग हैं, कल्चर अलग अलग है, लेकिन हम उस डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जो यूरोप है उसका होमोजेनियस कल्चर है, वहाँ पर एक ही टाइप के लोग हैं, सारा रहन सहन उनका एक ही है। तो जब अलग प्रकार के लोग, अलग कल्चर के लोग, अलग क्रीड के लोग उस जगह पर आते हैं, उस स्पेशल ज्योग्राफिकल रीजन में आते हैं, तो वो जो वाइट लोग हैं, यूरोप के जो लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते। और एक कारण इसका, क्योंकि जो एथनिक डाइवर्सिटी है वो उसको सेलिब्रेट नहीं करते, एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो जो भी दूसरी एथनिक आइडेंटिटी का कोई भी पर्सन वहाँ पर जाता है तो उसको वेरियस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन फेस करता है। और राइट विंग का मतलब क्या है? इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन अब लगातार बढ़ता रहेगा यूरोप में, क्योंकि जो अलग आइडेंटिटी के लोग हैं वो उनके रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे। सीधी सी बात है, अगर हम किसी स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ पे हम रिसोर्स यूज़ करेंगे। और यूरोप में बहुत सारे क्राइसिस की वजह से उनके जो रिसोर्सेज हैं वो कम पड़ रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि अलग आइडेंटिटी के लोग उसको यूज़ ना करें, और एक जो डिफरेंट एथनिक आइडेंटिटी के लोगों के खिलाफ गुस्सा लगातार लोगों का बढ़ता जा रहा है। और उसके उनको लीड कौन करता है यूरोप में? राइट विंग के लीडर, जो लगातार अपना वोट शेयर बढ़ाते जा रहे हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। हमने ब्रिटेन में देखा कितनी बार पीएम बदला गया है, आखिर में जाकर ऋषि सुनक को मौका मिला। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लगातार क्या है यूरोप में बढ़ती देखने को मिल रही है। जियो स्ट्रेटेजिक क्राइसिस, रशिया यूक्रेन वॉर कितने लंबे समय से चलता रहा है, जिसका इन्फ्लुएंस पड़ता है इकोनॉमिक, उनकी इकोनॉमी पर, और सीधा प्रभाव है एनर्जी पर। ये बेसिकली तीनों के तीन आपस में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अब देखिए, जो जियो स्ट्रेटेजिक क्राइसिस है उसका सीधा संबंध है एनर्जी क्राइसिस से। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो यूरोपियन यूनियन है उसमें फ्रैगमेंटेशन के लक्षण नजर आने लगे हैं। यानी कि ऐसा लगता है कि यूरोपियन यूनियन के जो अलग अलग देश हैं उनकी विचारधारा कहीं ना कहीं बंटने वाली है। एक कॉन्ट्राडिक्शन उनकी विचारधारा में देखने को मिल रहा है। और उसका कारण ये है कि जो यूरोपियन यूनियन है उसके कुछ देश ऐसे हैं, जैसे फ्रांस है, तो वो अपनी एनर्जी सप्लाई के लिए, अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए रशिया पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि फ्रांस अपनी अधिकतर एनर्जी रिक्वायरमेंट न्यूक्लियर एनर्जी से फुलफिल करता है। तो वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है रशिया पर। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है रशिया पर। तो जो कम डिपेंडेंट हैं वो चाहते हैं कि रशिया पर सैंक्शन थोप दिया जाए, लेकिन जो ज़्यादा डिपेंडेंट है वो चाहते हैं कि नहीं, राहत मिले, क्योंकि उनको भी अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। तो एक विचारों में एक टकराहट देखने को मिल रही है। और संगठन तभी चलता है कोई भी जब उसका विचार एक हो, उसकी विचारधारा एक हो। अगर विचारधारा में टकराहट होगी तो उसका सीधा लक्षण है कि जो भी संगठन है वो बिखरने वाला है। और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हो सकता है कि यूरोपियन यूनियन बिखर जाए, और रशिया शायद यही चाहता है। इसलिए अब तक वॉर चलती आ रही है और शायद चलती रहे जब तक यूरोपियन यूनियन फ्रेगमेंटेड ना हो जाए। तो सीधा है इकोनॉमिक क्राइसिस, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। एनर्जी क्राइसिस हमने बात कर ली। क्लाइमेट क्राइसिस, ये हालांकि पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, लेकिन यूरोप भी इसको लगातार फेस कर रहा है। डेमोग्राफिक क्राइसिस, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो इतनी सारी प्रॉब्लम है यूरोप में, और डेमोग्राफिक इनका कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक हैं। हम इसमें महत्व देंगे अब डेमोग्राफिक क्राइसिस पे। तो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं डेमोग्राफिक क्राइसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, डेमोग्राफी का मतलब क्या है? डेमोग्राफी को हम बोलते हैं द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, या हम इसको बोलते हैं द साइंस ऑफ पॉपुलेशन। डेमोग्राफी में बेसिकली हम किसी भी रीजन की पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, और पॉपुलेशन में भी हम कौन कौन से फैक्टर्स को चेक करते हैं? मोर्टेलिटी क्या है उसकी, फर्टिलिटी, माइग्रेशन, मैरिजेज, सोशल मोबिलिटी। इसके अलावा कि जो वो पर्टिकुलर जो पॉपुलेशन है
उसकी नेशनलिटी क्या है, किस टाइप का वो रिलीजन फॉलो करती है। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम डेमोग्राफी में उन सब की हम स्टडी करते हैं। बेसिकली इन सारी चीज़ों की स्टडी को या इनसे रिलेटेड डेटा को इकट्ठा करना, एनालाइज करना, ये सारा का सारा डेमोग्राफी का पार्ट है। अब देखिए यहाँ पर फर्टिलिटी, आपने टर्म सुनी होगी फर्टिलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट और फर्टिलिटी रेट 2.1 आपने बहुत बार सुना होगा। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर किसी भी रीजन का, किसी भी पॉपुलेशन में अगर फर्टिलिटी रेट 2.1 है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल रहेगी। रिप्लेसमेंट रेट, फर्टिलिटी रेट अगर 2.1 है फर्टिलिटी रेट तो वहाँ की पॉपुलेशन रहेगी स्टेबल। अगर 2.1 से कम हुआ तो पॉपुलेशन कॉन्ट्रैक्ट करेगी, यानी कि पॉपुलेशन कम होगी लगातार। अगर 2.1 से ज़्यादा है फर्टिलिटी रेट तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। अब देखिए यूरोप की समस्या क्या है। यूरोप का जो फर्टिलिटी रेट है वो लगातार गिरता जा रहा है। जैसे 1950 में यूरोप का फर्टिलिटी रेट 2.7 समथिंग था, 2.7 के आसपास था। उसके बाद से इनका फर्टिलिटी रेट लगातार गिरता जा रहा है। 2.1 की जो हमने बात की, यूरोप का 2.1 आया 1974 में, 1975 में 2.1 से कम 2.0 समथिंग। अब अगर मैं करंट की बात करता हूँ यूरोप के फर्टिलिटी रेट की तो वो 1.4 समथिंग है। यानी कि देखिए अगर 2.1 है तो स्टेबल रहेगी, लेकिन यहाँ कितना है 1.4, यानी कि पॉपुलेशन गिरेगी, गिरती जा रही है। इसके अलावा फर्टिलिटी रेट 2.1 है, रिप्लेसमेंट रेट 2 समथिंग। इसका एक मतलब ये भी है कि जो पॉपुलेशन है, अब जैसे देखिए अगर नई पॉपुलेशन नहीं आएगी, बच्चे नहीं पैदा होंगे, फर्टिलिटी का मतलब यही है कि बच्चे किस हिसाब से पैदा हो रहे हैं। अगर बच्चे नहीं पैदा होंगे तो पॉपुलेशन में बड़े लोगों, ओल्ड एज पीपल की संख्या बढ़ेगी और उससे क्या होगा, जो एवरेज एज है वो लगातार बढ़ती जाएगी। जैसे यूरोप की जो एवरेज एज है वो है अराउंड 40, जो जापान है उसकी एवरेज एज है 48, इंडिया की 28 है। इसमें जिस भी रीजन की, जिस भी कंट्री की एवरेज एज जितनी कम होगी उसका मतलब हुआ कि उस कंट्री में उतने ही ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है, यंग पीपल उतने ही क्या उसमें ज़्यादा हैं। 48 का मतलब क्या है, अब इसका आप मतलब ये मत समझना कि एवरेज एज 48 है तो यानी कि लोग 48 के आसपास इतने ही जी रहे हैं, इसका वो मतलब नहीं है। तो 48 अगर है तो यानी कि यहाँ पर जापान में बूढ़े लोगों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। और जिस भी कंट्री में बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा होगी, जो देश की इकोनॉमी है उस पर बर्डन उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि बुजुर्ग लोग ना तो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं दवाइयों के अलावा, और ना ही ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं, प्रोडक्शन में इनका बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है। तो यूरोप भी जापान की तरफ यानी कि उसी दिशा में लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, यूरोप में बुजुर्गों की संख्या बढ़ेगी, बर्डन बढ़ेगा कंट्री पर। जो यंग पॉपुलेशन है उसकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। अगर यंग पॉपुलेशन नहीं है तो कंट्री में ना तो कंजप्शन होगा ना प्रोडक्शन होगा, क्योंकि किसी भी रीजन में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने की क्षमता, सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने की क्षमता है यंग पॉपुलेशन के पास। और अगर यंग पॉपुलेशन नहीं है तो कंज्यूम नहीं होगा, और अगर कंजम्पशन नहीं है तो डिमांड नहीं प्रोड्यूस होगी, अगर डिमांड नहीं है तो कोई फिर क्यों प्रोड्यूस करेगा, प्रोडक्शन भी नहीं होगी। यानी कि जो सारा का सारा इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है वो सारा का सारा बहुत ज़्यादा हर्ट होगा अगर यंग पॉपुलेशन नहीं है। हम इसको अपने अगर खुद से रिलेट करके देखें तो हमारी फैमिली में छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करते, बुजुर्ग लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करते। सबसे ज़्यादा खर्चा कौन करता है, जो यंग पॉपुलेशन है, और वही इकोनॉमी को चलाते हैं, और उन्हीं में क्षमता है कुछ नया प्रोड्यूस करने की, क्योंकि नए आइडिया किसके पास आएंगे, बुजुर्ग लोगों को नए आइडिया नहीं आएंगे। जैसे इंडिया में अभी स्टार्टअप कल्चर है, तो अगर हम एनालाइज करें तो कितने बुजुर्ग होंगे जिन्होंने नए स्टार्टअप खड़े किए हैं, लेकिन यंग पॉपुलेशन बहुत है। तो यंग पॉपुलेशन में वो सामर्थ्य है कि वो इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करें, वो कुछ नई चीज़ें करें इकोनॉमी में। यूरोप का संकट क्या है कि फर्टिलिटी रेट बहुत कम है, यंग पॉपुलेशन लगातार कम होती जा रही है। और माइग्रेशन और मैरिजेज, इनको हम देखिए डिस्कस करते हैं। यूरोप में जो यंग पॉपुलेशन है जितनी बची है शादी नहीं करना चाहते, तो अधिकतर लोग वहाँ पर आप पाएंगे कि सिंगल हैं। वो जो मैरिज का जो सेटअप है उनको वो अच्छा नहीं लगता, वो नहीं शादी करना चाहते। और हमारे यहाँ वो करना नहीं चाहते शादी, हमारे वालों की हो नहीं रही है। अब देखिए हमारे वाले लोग यहाँ से क्या करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, माइग्रेशन। आजकल
हरियाणा से बहुत ठीक ठाक मात्रा में, मतलब बहुत अच्छी मात्रा में माइग्रेशन चल रहा है। अब वो लोग शादी नहीं करना चाहते, अपने वालों यहाँ पे हो नहीं रही हैं, तो अपने वाले वहाँ पर जाकर क्या करते हैं, देखिए ऐसे पार्ट ऑफ जॉब। तो मान लीजिए कि हमारे वाले पहुँचे हरियाणा से कोई, तो वहाँ पर किसी से मुलाकात हुई, मैडम से बात हुई, तो उन्होंने पूछ लिया कि एक्सक्यूज़ मी जी सुना है आप शादी नहीं करना चाहते। तो मैडम ने भाई रिप्लाई किया, ऑब्वियस है कि वो इंग्लिश में करी, तो मैं ट्रांसलेट वर्जन उसका शेयर कर रहा हूँ। तो उसने कहा जी बिल्कुल नहीं शादी करना चाहते, क्योंकि शादियाँ टिकती नहीं हैं, जो चीज़ें नहीं टिकें फिर क्या फ़ायदा उसमें। तो भाई अपने वालों ने दिखाया फ़ोन में किसी इन इंडिया 7 बर्थ कंसेप्ट, मैरिज इज़ ए 7 बर्थ कंसेप्ट। तो वो समझी नहीं, तो अपने वालों ने उसको समझाया कि देखिए आपके यहाँ शादी नहीं टिकती, भारत में शादी 7 जन्मों का साथ है। तो भाई अगले ने इंटरेस्ट लिया, अच्छा ऐसी बात है, बोला जी बिल्कुल 7 जन्मों का साथ है जी। तो मैडम ने थोड़ा सा क्वेश्चन किया कि अगर ये कंसेप्ट अगर फेल हो गया तो भाई अपने वाले हैं तो कि मान लो जी भाई कंसेप्ट में फॉल्ट आ भी गया, तो जी ठीक है कि 7 की जगह जी 4 जन्म साथ रह लेंगे, और ज़्यादा फॉल्ट आएगा तो जी कम से कम 2 जन्म तो साथ रह ही लेंगे। तो भाई एश्योरेंस मिली मैडम को, तो जैसे तैसे उन्होंने कन्विंस कर लिया, शादी कर ली। भाई शादी करते ही अपना व्लॉग बनाने स्टार्ट कर दिए, उठते व्लॉग, खाते व्लॉग, पीते व्लॉग, अपना 2-4 उसको हिंदी हरियाणवी के वर्ड पकड़ा दिए कि तुम बोलो मैं रिकॉर्ड करूँगा, कुछ भी वर्ड बुलवा दिए, अपना वायरल कर दिया भाई, क्योंकि हमारे वाले लोग देखते हैं कि कोई गोरी मैडम हिंदी हरियाणवी के वर्ड कैसे बोलती है, तो भाई पॉपुलर हो गए। तो अपना इकोनॉमी का सोर्स और हो गया भाई, फैमिली और बढ़ी, तो फैमिली सेटअप होने लगे। ये एक जोक का पार्ट था। तो इस प्रकार से एक आदमी की सफलता देखी, 10 लोग और तैयार, एक ने फैमिली सेटअप करी, 10 लोग और फैमिली सेटअप करने के लिए तैयार हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ से जो माइग्रेंट वहाँ पर जा रहे हैं वो वहाँ पर फैमिली सेटअप कर रहे हैं, जैसे साउथ एशिया से और अफ्रीका से। तो ये लोग वहाँ पर जाकर अपनी फैमिली सेटअप कर रहे हैं और अच्छी अच्छी रैंक वहाँ पर हासिल कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो वहाँ के जो ओरिजिनल जो लोग हैं, मूल लोग हैं, उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी है। इनसिक्योरिटी कि ये लोग हमारे रिसोर्सेज हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको कैप्चर करने वाले हैं। और एक वो जो टर्म है कि वाइट सुप्रीमेसी, कि जिन लोगों पर हमने राज किया अब वो लोग हम पर राज करने वाले हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर एक प्रकार से कल्चरल वॉर छिड़ा है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। तो माइग्रेशन, मैरिजेज और वहाँ पर और जो समस्या है ये सारा ये डेमोग्राफी में इंक्लूड है, मैरिज वैरिज सब कुछ सारा डेमोग्राफी का पार्ट है। अब इन सारी चीज़ों की वजह से वहाँ पर और क्या समस्याएं हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत कम है, एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत गिर गया है, जिसकी वजह से अब जैसे बांग्लादेश को आपने सुना होगा कि बांग्लादेश टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में बहुत आगे है। जो यूरोपियन कंपनी हैं वो क्या करती हैं कि अपना बड़े बड़े ब्रांड हैं तो वो बांग्लादेश में कंपनी अपना सेटअप करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो वहाँ से वो प्रोड्यूस करते हैं और अपना रीजन में बेचते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। जो फैक्ट्री का जो सेटअप है वो कहाँ है, बांग्लादेश में। एम्प्लॉयमेंट किसको मिल रही है, बांग्लादेशियों को। अब गवर्नमेंट की तरफ से उन पर प्रेशर ये आ रहा है कि आप जो भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं वो और जगहों से हटाकर यूरोप में ही सेटअप कीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी है। तो अब देखिए, तो इस चीज़ का सारा प्रभाव रीजन पर पड़ेगा। तो यूरोप की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, तो प्रभाव सारा जो रीजन है वो महसूस करेगा। खेल किसका है, खेल सारा डेमोग्राफी का है। तो ये सारी चीज़ें उसमें चल रही हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि जो इकोनॉमी का सारा खेल है वो यंग पॉपुलेशन के कंधों पर है और वही वहाँ पर नहीं है, तो आज यूरोप अमीर है, पहले अमीर था, लेकिन आगे अमीर रहेगा इसकी संभावनाएं बहुत कम है। तो ये हमने सारा का सारा इसमें डिस्कस किया। डेमोग्राफी क्या है, किस प्रकार से पॉपुलेशन किसी भी इकोनॉमी को प्रभावित करती है, और बिना इकोनॉमी के अगर हमारी इकोनॉमी बहुत कमज़ोर है तो कोई ना कोई तो आकर हम पर राज करने ही लगेगा। तो वहाँ पर इनसिक्योरिटीज़ है। इसी की वजह से, क्योंकि रिसोर्सेज और लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, तो राइट विंग मूवमेंट, ये अलग जो हमने डिस्कस किया था, ये सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। ये सारा का सारा डेमोग्राफी का ही पार्ट है और उसी का ये प्रभाव है। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हों तो आप जिस भी तरीके से अपना सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक शेयर वाला वो कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।